तो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। मैं आपके लिए अपना YouTube चैनल लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के मैथमेटिक्स की, यानी कि गणित की। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, है ना, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याओं का सिस्टम क्या है, संख्या होती कैसी है। ठीक है भाई। तो रियल नंबर हम बाद में पढ़ेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले जानेंगे हम कि संख्याओं का सिस्टम क्या है, ये वास्तविक संख्या कहाँ से पैदा हुई, है ना, यानी कि कहाँ से आई। तो मैं तुमको सबसे पहले बताना चाहूंगा, संख्या पद्धति कह लो या खाली संख्या कह लो, कि संख्या क्या क्या क्रम है, क्या पद्धति है, उसका क्या सिस्टम है। ठीक है भाई। तो ध्यान दें, देखिए, संख्या पद्धति कह लो, संख्या पद्धति। यार लाइट बुझ गई यार, सब हमारी यार। वो तो सब कट जाएगी ना एडिटिंग में। ठीक। तो संख्या पद्धति के बारे में पहले जान लेंगे कि संख्या की पद्धति क्या है, यानी कि संख्याओं का सिस्टम क्या है। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर्स सिस्टम, नंबर्स सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे, तो संख्या पद्धति को भैया दो वर्गों में बांटा गया है, यानी कि दो प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है संख्या पद्धति को। नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड, नंबर एक और नंबर दो। यहाँ पे हम पॉइंट डाल के समझ लेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, कि संख्या संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारा नंबर एक पहला आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक भाई। दूसरा आता है इसमें, आप ये तो वास्तविक संख्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्या है तो वास्तव में ही होती है, इसका तो नाम आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये वास्तव में है ना, वास्तविक संख्या है। और दूसरा आता है हमारा काल्पनिक संख्या कहो या मिश्रित संख्या कहो। तो दूसरा वो जैसे हम कल्पना कर लेते हैं कोई भी चीज की, है एक चीज तो रियलिटी में है, दूसरी चीज की कल्पना कर सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं भैया काल्पनिक संख्या बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो मिश्रित संख्या, यानी कि किसी के मिलाने से बनी हुई संख्या, मिश्रित संख्या, है ना, किन्हीं संख्याओं के योग से बनी हुई संख्या, बहुत कैसे भी बनी हुई है ना, बात समझो। तो बताऊंगा मैं आपको, काल्पनिक संख्या या मिश्रित संख्या बोल सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, शॉर्टकट में डाल दिया है नंबर, समझ लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब संख्या पद्धति की बात करेंगे तो दो प्रकार की संख्या आती है हमारे पास, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, या आप कह सकते हो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक भाई, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, अब इनको हम पहचानेंगे कैसे कि भैया होती कैसी है ये। तो देखिए, वास्तविक संख्या का मतलब होता है यानी कि वास्तव में सभी संख्याएं हैं। मैथ की बात करें तो भाई सभी संख्याएं वास्तव में होती है। देखो वास्तविक संख्या होती कैसी है, 0, √2, 1/2, 5, 100, कुछ भी, 1.5, है ना, ये सब कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, -3, -2, -100, प्लस में भी हो सकती है, कैसी भी संख्या हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं
काल्पनिक संख्याओं की, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की। इंग्लिश में लिखो तो लिख लो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, जैसे कि 3i+2 लिख दिया, ठीक है, या 3k+k2 लिख दिया, जिसमें हमारा k या i हमारा क्या होता है पता है, काल्पनिक का मतलब जिसकी कल्पना की, यानी कि जिसको हमने इमेजिन किया, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि या आई को बोलते हैं इमेजनरी नंबर, यानी कि जो हमने सोचा वो इमेजनरी नंबर। ठीक है भाई, शॉर्टकट में लिख दिया है, समझ जाना। इमेजनरी नंबर बोलते हैं हम इसे, ठीक है, के या आई को, इसको हम मान लेते हैं। अब इसकी बात हम खत्म कर देंगे, इसमें आ जाएगी। इसके अंदर भी हमें, वास्तविक संख्या के अंदर भी हमें क्या होता है कि दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है, आप समझ लेना। ठीक है, यहां से खींच दे रहा हूँ लकीर, तो आपको अलग अलग कन्वर्ट कर देगी ये, ठीक है भैया। देखो, वास्तविक संख्याएं भी दो पार्टों में बांटी गई हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 परिमेय संख्या और नंबर 2 परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। नंबर 2 अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या। बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो संख्या सिस्टम चल रहा है आपके सामने, और हमने बताया कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो प्रकार की संख्या पद्धति में से अलग होती है, इनको दो वर्गों में बांट लिया। फिर काल्पनिक संख्या को हम मैथ में मान लेते हैं, और अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या को भी हमने दो वर्गों में बटा हुआ देखा, किस किस में साहब? परिमेय और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर, ठीक है जी, रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर, है ना, बात समझिए। अब इसमें भी हमने क्या देखा कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमें बताया गया कि भैया P/Q के रूप में होती हैं, है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई। जैसे 2, 3, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 5, 6, 7, 9 ये सब परिमेय संख्या है। मैं आपको बताऊंगा कि ये परिमेय संख्या कैसे है, ठीक है, P/Q के रूप में तो लिखते हैं, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये सब परिमेय संख्या कैसे, हर संख्या परिमेय संख्या है ना, -1, -5, -8 ये सब परिमेय संख्या है ना, लेकिन परिमेय संख्या P/Q के रूप में, यानी कि अंश बट्टे, हम बोल सकते हैं इसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं, है ना। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हर जो होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी, बात समझ में आई, यानी कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर हमारा जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या कैसी होती है? जिनकी पॉइंटों में वैल्यू आए, है ना, जिनका पूर्ण संख्या ना हो वो, है ना, हाँ, पूर्ण संख्या ना हो, जिनकी पॉइंटों में वैल्यू आए, जैसे √2, और जिनका वर्गमूल ना खुले, है ना, जिसका वर्गमूल नहीं खुल सकता, अगर इसका वर्गमूल खोलेंगे तो इसकी वैल्यू जो है पॉइंटों में आएगी, ठीक है भाई। जैसे √3, √7, √11, √13, ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक। इनको हम मैथ में देखते ही बता देंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो इनकी टेंशन मत लो, आप इसको छोड़ दो अपरिमेय संख्या को, जैसे आपने काल्पनिक संख्या को छोड़ दिया, इमेजिनरी नंबर मान लेंगे, ऐसे ही आप अपरिमेय संख्या को जाने दो, इसको भी हम मैथ में देखते ही समझ जाएंगे कि भैया ये अपरिमेय संख्या है, इसका पॉइंट ऑफ वैल्यू आ रही है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की, रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर के अंदर भी भैया हमको तीन चीज पता होनी चाहिए, ठीक।
क्या क्या, ये मैं आपको क्लियर करके इधर बताऊंगा। देखो, इसको उतारना चाहो तो उतार लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ अभी। देखिए, परमीय संख्या में भी हमें तीन चीज पता होना चाहिए। क्या क्या, नोट करो। परमीय संख्या में परमीय संख्या को तीन वर्गों में बांटा गया है, ऐसे समझ लो। तीन वर्गों में बांटा गया, ठीक जी, ऐसे समझ लो। नंबर एक, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरा आपको दी गई है इसमें पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या के अंदर पता होना चाहिए पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर। ठीक, होल नंबर। और तीसरा आपको पता होना चाहिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने ये देखा कि भैया संख्या सिस्टम में जब चलते हैं तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो प्रकार की संख्याएं होती है। उसके बाद वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या। परमीय संख्या को भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया, जिसको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये तीनों मिला के परमीय संख्या में होते हैं, है ना। अब देखो, बात करते हैं इनकी तीनों की, तो यहीं पर समझा दूं मैं आपको। इसमें नोट कर लेना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पे इसमें मैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तीन चीज पता होना चाहिए। ठीक है, समझाना मेरा काम इधर है, समझा मैं आपको इधर दूंगा। एक, दो, तीन। ठीक है, यहाँ पे समझ लो भाई। है, देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमेशा एक से स्टार्ट होती है ना। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, एक, दो, तीन, सौ डॉट डॉट अनंत तक होते हैं। इनकी कोई ये नहीं होता कि लास्ट सीमा हो, है ना। कहीं तक भी हो सकते हैं, कोई लास्ट स्टेज या लास्ट बिंदु नहीं है कि इतने पे होंगे। ये प्लस में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन होंगे केवल प्लस में, माइनस में नहीं होंगे, है ना। केवल प्लस में होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, सौ डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। पूर्ण संख्याएं वो होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से। होल नंबर 0, 1, 2, 3, सौ डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। तीसरा होता है हमारा इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक होता है प्लस से लेके माइनस में। जैसे मान के चलो, ये कोई हमने रेखा खींची है, ये प्लस में और माइनस में दोनों तरफ है, और इसका एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, मान लिया बिंदु O है या 0 है। तो 1, 2, 3, अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3 क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे। और कहाँ तक होंगे, ये भी इनफाइनाइट तक होंगे, और इधर प्लस में भी इनफाइनाइट तक होंगे। बात समझ में आएगी इतनी। तो सबसे पहले भाई, वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, हम परमीय संख्या पढ़ेंगे, अपरमीय संख्या पढ़ेंगे, है ना। और प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, ये सब हमारे सामने आएंगे मैथ में, है ना। तो हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे मिटाने वाला हूं। स्टार्टिंग में एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये पढ़ना है शुरू में। ये क्या है सर, भैया ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब होता है कि ये भाग विधि है। क्या है जी, भाग विधि है। और भाग विधि भैया किसकी है, ये HCF निकालने की।
किसकी, एचसीएफ निकालने की, है ना। हमें इससे एचसीएफ निकालना है भाग विधि से, यूक्लिड डिवीजन लीमा से हमें भाग विधि से एचसीएफ याद करना है इसमें पूरे चैप्टर में, है ना, 1.1 में। तो ध्यान रखते हुए चलना है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसको मैं भी पूरा आपको समझाऊंगा कि यूटीएल थ्योरम क्या है, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी भाई इस चैप्टर के क्वेश्चनों के लिए। ये दो फॉर्मूले और लिख लेना, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक साहब। और एक और लिखना है इसमें ए प्लस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे इसमें, तो ये होता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस के 3ab और गुणे में ए प्लस के v। समझ में आई बात। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ने से पहले हमें ये दो फॉर्मूले भी याद रखने हैं, है ना, मैथ में काम आएंगे अभी भी। फिलहाल यूक्लिड डिवीजन लीमा का मतलब होता है भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ दो प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो यहाँ पे हमें हाई स्कूल में दिया डायरेक्ट ही भाग विधि। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का थ्योरम ये कहता है कि यदि दो धनात्मक, बेटा ये आता है, हाँ सॉल्व करने के लिए आता है ये, इसकी विधि सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। हाँ पूछ लेता है कभी कभार कि यूडीएल थ्योरम को सिद्ध कीजिए। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, अच्छा इससे पहले आप एक चीज और जान लें कि जो ए होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा, है ना। ये चीज नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि देखिए ए क्या है, इसमें भाज्य है, और भाज्य हमेशा किससे बड़ा होगा, भाजक से, है ना, तभी तो भाग देंगे हम इसमें, है ना। बात समझना बेटा, एक मेन चीज तो ये याद रखनी है फिलहाल अभी के लिए। ये कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, अगर दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या, एक अद्वितीय पूर्ण संख्या आर व क्यू विद्यमान है, तो यूक्लिड ये कहता है, तो यूक्लिड क्या कहता है, तो यूक्लिड ये कहता है कि ए बराबर वी क्यू प्लस के आर। भैया ये भाग का रूल है, भाग का नियम है यूक्लिड का, है ना। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही अपना नियम दिया, और ये भाग का नियम है मेरे भाई, है ना। बिना इसके भाग कभी नहीं हो सकता, है ना। बताया ना कि भाग विधि चलेंगे हम, भाग विधि से पढ़ेंगे हम, तो ये भाग विधि का रूल है। इसमें भी हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि 0 या कम ज्यादा है, माइनस के 1, माइनस के 10, प्लस के 5, कुछ भी 100, है ना, 10, 5, 0 कुछ भी, 0 या 0 से ज्यादा या 0 से कम कुछ भी हो सकता है आर के लिए, है ना। यानी कि ये छोटा रहेगा और आर इससे बड़ा रहेगा। आर के लिए कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है, आर का जो मान होगा वो 0 से कम ज्यादा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन आर हमेशा भैया बी से छोटा होगा, बी से, है ना। अब बात समझिए, ये शेष फल है, शेष फल का जो मान हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, समझ लो ऐसे कि भैया ये शेष फल है और शेष फल का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, भाजक से, है ना। ध्यान रखना किससे छोटा होगा बेटा, भाजक से। देखो मैं इधर आपको समझाता हूं, मान के चलिए 2 का भाग आपको 9 में देना है ना। तो यूक्लिड ने ये कहा कि देखिए पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं, है यहां पे समझाता हूं, देखो बात समझो, इधर समझाता हूं। देखिए ये क्या सिस्टम है बेटा, देखो भाज्य होता है यहाँ पे, चलो यहाँ आएगा नहीं तो मैं ऐसे लिखता हूं, भाजक का भाग दिया जाता है, भाजक से भाग देते हैं भाज्य में, है ना। और
इसकी इससे होती है हमेशा गुणा। भाजक की भागफल से क्या होती है भैया, गुणा, है ना। और कुछ माइनस करने के बाद जो नीचे बचता है उसे बोलते हैं हम शेषफल, है ना। बात समझ में आई। अब देखो, मान के चलो ये B है, ये A है, ये Q है और ये R है ना। तो यूक्लिड ये कहता है कि A बराबर, तो A बराबर हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा में भागफल और प्लस में भैया क्या होता है, शेषफल। ठीक है, प्लस में होता है शेषफल। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, हाँ समझ में आई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है भाई, है आगे समझो अभी और से। देखो ये भाग का नियम चल रहा है, अभी ध्यान रखते हुए चलना है ना। ये यूक्लिड का थ्योरम है, सिद्ध करने के लिए आता है, तो इस पे ध्यान देना भैया थोड़ा, है ना। अब देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या आर व क्यू इस तरह विद्यमान है, तो क्या कहता है यूक्लिड, यूक्लिड ये कहता है कि ए बराबर वी क्यू प्लस के आर। समझ में आई बात। और यूक्लिड का थ्योरम ये भी कहता है कि जीरो का मान कम या ज्यादा हो सकता है आर के लिए, लेकिन आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। आज समझ में आई इतनी, है ना। देखो अब समझाता हूं मैं आपको। मान के चलिए भाग है, भाग विधि कैसे है, देखो ये मैंने आपको बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, अभी बताया, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, है ना भैया। ये भाग का नियम होता है, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए आपको मैं कहूं कि भैया 15 में भाग देना है आपको 2 से, है ना। तो देखिए इसका इससे क्या करते हैं, गुणा, तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14। और भाग का नियम कहता है जो प्लस है उसे माइनस कर दो, और 15 में से अगर 14 गए तो कितना बचा, 1, है ना। अब देखो ये ए है, मैंने बताया, देखो यहाँ पे ध्यान दो, वी ए क्यू और कुछ माइनस करा तो आर, है ना। तो ये ए है, तो ए बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, भाज्य, बताया था ना मैंने कि अंदर भाज्य होता है ना। देखो बताया था मैंने आपको, है ना, ध्यान देना, अंदर भाज्य होता है। तो देखिए भाज्य बराबर, भाज्य यानी कि 15 बराबर 2 की गुणा 7 से, यानी कि v की गुणा q से, है ना। a बराबर, a कितना लिख लिया 15, और v की गुणा किससे हो रही है, q से। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो शेषफल भाजक से छोटा है ना। शेषफल जो है वो भाजक से क्या है, छोटा है, भाजक बड़ा है ना। तो वही मैंने बोला कि r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है ना, पर किससे छोटी होगी हमेशा, शेषफल, सॉरी भाजक से, यानी कि v से छोटी होगी, है ना। भाजक से छोटी होगी शेषफल की वैल्यू, शेषफल हमेशा छोटा होगा, भाजक हमेशा बड़ा होगा, और शेषफल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि a हमेशा बड़ा होना चाहिए और b हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी कि भाज्य हमेशा बड़ा और भाजक हमेशा छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 की गुणा हम 7 से करेंगे, भाजक की भागफल से क्या होती है, गुणा, तो 2 सत्ते 2 की गुणा 7 से, और प्लस में क्या होता है भैया, शेषफल यानी कि r प्लस में 1, तो 15 बराबर 2 सत्ते 14 और प्लस की 1, तो 15 बराबर 15। बात समझ में आई। जहां बराबर का चिन्ह लग जाए समझ लो कि ये चीज बराबर है ना, यानी कि इतना ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। जैसे 50 किलो इधर 50 किलो इधर, तो दोनों साइड क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब होता है इक्वल, कोई चीज बराबर होना, है ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल बराबर। तो 15 इधर है 15 इधर है, यही यूक्लिड का थ्योरम है ना। और मैं इसको आपको ऐसे ही सिद्ध, ध्यान दो भाई, पहला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसका जो नियम है वो क्या है, इतना ध्यान रखना कि जीरो का मान कम या ज्यादा हो सकता है आर के लिए, लेकिन आर हमेशा वी से छोटा रहेगा। और दूसरी कंडीशन आपको ये बताई गई थी कि ए हमेशा बड़ा होना चाहिए और बी हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी कि भाज्य हमेशा बड़ा होता है,
और भाजक हमेशा छोटा होता है। और तीसरी कंडीशन इसकी ये थी कि a बराबर वी क्यू प्लस के आर की कंडीशन से सॉल्व करना है ना, यानी कि भाग विधि का नियम है भैया ये, है ना। तो करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं ए। पहला क्वेश्चन लेते हैं ए। तो ए में हमारा कह रहा है कि 135 और 225 का HCF निकालना है हमको, ठीक है, यूडीएल थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा भी बोल सकते हैं हम इसे, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है, यूडीएल थ्योरम से। तो जो बड़ा है वो क्या होगा, भाजक, और जो छोटा है वो क्या होगा, भाज्य। तो ये ए और बी दिए गए हैं, बताया ना, ए और बी दो पूर्णांक। भी इससे पहले एक मैंने क्वेश्चन कराया था, यूक्लिड डिवीजन का नियम कराया था, उसमें कहा गया था कि दो पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, है ना। तो ये ए और बी है। तो देखिए 135 का भाग हमको देना है 225 में, ठीक है भाई, क्लियर है। भाग दिए तो भाग ही देंगे। तो 135 एकन 135, और भाग का नियम ये कहता है कि जो प्लस है उसे माइनस कर दो। तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 न जाए, वो यहाँ पे एक कैरी ले लो, यानी कि ढाई ले लो। तो कितने आ गए 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9, एक रह गया यहाँ पे, एक में से एक गया तो क्या बची 0, ठीक है भाई। अब देखो इसका एक और सिस्टम है, यानी कि एक और इसका नियम है यूक्लिड थ्योरम का, जो आपको याद रखना है यहाँ HCF लेने के लिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, अभी हमें क्या पता पड़ा कि हमें देखो यूक्लिड डिवीजन ये कहता है कि शेषफल शून्य प्राप्त हो, है ना भैया, शेषफल क्या हो 0 प्राप्त हो। और अगर शेषफल 0 प्राप्त ना हो तो फिर क्या करते हैं, अगर शेषफल 0 नहीं हो तब इस कंडीशन में क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, देखो तब हम हमेशा शेषफल का भाग भाजक में देते हैं, किसमें, भाजक में, ध्यान रखना भाई, है ना, ये इसका ट्रिक है। अगर शेषफल 0 ना हो, अब ये कह सकते हैं अतः शेषफल 0 नहीं है, तब हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल है इसका भाग देंगे भाजक में, ठीक है ना। हाँ, तब देखिए करिए इसके लिए, चलिए 90 का भाग किस में देंगे भैया, 135 में। हम 90 की गुणा बताया ना, ये v है, ये q है, तो इसकी क्या होती है गुणा, भाजक की भागफल से क्या होती है गुणा। तो 90 एकन 90, चलिए जो प्लस है उस भाग के रूल से उसे माइनस कर दो। तो 5 में से 0 गया, 5 के 5 रह गए, 13 में से 9 गए, तो कितने बचे भैया 4। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः शेषफल 0 या 0 नहीं है। तब क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन, 45 का भाग देंगे 90 में, ठीक है। फटाफट से इसे देख लो, अभी मैं इसे मिटाने वाला हूं, ठीक, बताया ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, शेषफल का भाग भाजक में देंगे। तो 45 का भाग किस में देंगे भैया, किस में देंगे 90 में। तो 45 दूनी 90, और 90 में से 90 गया तो कहा गई 0। अब हमारा जो शेषफल है वो क्या मिला हमें 0। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा भाजक होता है, भाजक, ये बाहर क्या है भाजक, इधर में क्या है भाज्य, इधर में क्या है भागफल, और नीचे क्या है शेषफल। तो इतना पॉइंट डाल के याद रखना कि भाजक ही HCF होता है, ठीक है भाई, भाजक ही HCF होता है। तो HCF कितना आ गया इसका, HCF आ गया जी 45, ठीक है साहब, ये भाग विधि से HCF निकल आया इसका 45 आएगा जी HCF, है ना। मस्त समझाया है, अब आपके समझने के ऊपर है भाई, आपको कैसा समझ में आ रहा है,
लेकिन सोचिए, ये इसका नियम कहता है कि अगर शेषफल जीरो ना आए तो हमेशा शेषफल का भाग भाजक से करेंगे, फिर भी जीरो ना आए। लेकिन एक रूल हमेशा फिर भी ध्यान रखना, देखो v बड़ा है r छोटा है, कहीं भी देख लो आप, v बड़ा है r छोटा है, v बड़ा है और r छोटा है ना, तो नियम से चलेंगे, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही चल देंगे, ठीक है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया, चलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए साहब, बी क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 196 और 38,220, ठीक है भाई। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि 196 और 38,220, इसका हमको यूडीएल थ्योरम से एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो बड़ा ही है तो भाज्य ही होगा, छोटा ही है तो भाजक ही होगा। तो चलिए भाई, 196 का भाग 38,220 में देते हैं, है ना। तो देखिए 196 एकम, क्योंकि 382 में जाएगा, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 196 है तो यहाँ पे 38 में तो जाएगा नहीं, एक और बढ़ोगे तो कितने में जाएगा, 382 में। तो 96 की गुणा किससे करोगे आप, एक से, क्योंकि 96 एकम 96 होता है और 96 दूनी करेंगे तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा ना हो कम रह जाए। 96 एकम 196, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। 196, अब भाग का नियम ये कहता है जो प्लस है उसे माइनस कर दो, और अगर माइनस का होता है हम इसे प्लस कर लेते हैं, है ना। देखो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लो 12 हो गया, यहाँ से ढाई लिया 12, 12 में से 6 गए तो कितने बचे भैया, 6, यहाँ के रह गए 7, तो 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से भी एक ढाई ले लो, कितने हो गए 17, और 17 में 3 हो गए तो कितने बचे 8। अब यहाँ कितना रह गया 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा भैया 1, ठीक, समझ में आई भैया बात। और आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2 बचा है इसके लिए उतार लो, अभी भाग और देना है बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे भले ही आप ये देखो कि ये छोटा है लेकिन भाग भी पूरा नहीं हुआ है ये, है ना, तो ऐसा मत करना कि यहीं से कह दो कि बस इसका इसमें भाग दे दो, है ना, पूरा करो पहले से, है ना। तो फिर से उतार लेंगे हम, ये यहाँ तक तो दे लिया, 2 उतार लिए। अब देखो 1862 लिखा हुआ है, 196 का भाग 1862 में अगर हम देंगे तो 196 निम्मा कितना होता है साहब, 9 छक्के 54, 54 का 4, सॉरी 54 का 4, हासिल के लिए 5, 9 निम 81, 81 और 5 86 का 6, हासिल को 8, 9 एक 9, 9 और 8 17, कितने हो गए 1764। और अगर हम इसे 10 बार करेंगे तो ये 1960 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो कम रह जाए ज्यादा ना हो। तो 196 निम्मा कितने होते हैं भैया, 196 निम्मा कितने हो गए 1764। चलिए जो प्लस है उसे माइनस कर दो, करो साहब। तो 2 में से 4 तो जाएंगे ना, तो 12 यहाँ से कैरी लिया 12, 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8। फिर यहाँ पे कितने रह गए 5, यहाँ से एक ढाई ली 5, 5 में कितने हो गए 15, 15 में से 6 चले गए तो कितने बचे 9। फिर यहाँ पे कितने रह गए 7, 7 में से 7 की तो 0 आएगा, और 1 में से 1 गया तब भी 0 आएगी, तो कितना बचा कुल मिला के 98। उसके बाद हमने क्या किया 0 बना लिया, है ना, हाँ जी। अब देखिए 100 जगह कम रहेगी भाई, चलो कोई नहीं, मैं इधर कर दूंगा, है ना। 196 दूनी, दूनी कहो या तिगना कहो या कितना भी कहो, तो हमने देखा कि 196 पंजे, देखिए 196 पंजे कितना होता है, लगाओ 5 छीन 30 की 0, हासिल को 3, 5 नी 45, 45 और 3 48 का 8, हासिल के लिए 4, 5 1 5, 5 और 4 9, कितना होता है 980। तो कितने बार गया 196 पंजे 980, तो 196 पंजे इधर लिख दे रहा हूं भाई मैं 980, तो जो प्लस था वो माइनस कर लिया और क्या बचा 0, तो शेषफल हमारा क्या मिला 0। तो हमने क्या देखा था कि भाजक ही HCF होता है ना, भाजक ही HCF होता है। तो इसका भैया HCF कितना निकल के आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया इसका
196। बात समझ में आई भाई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है सी में दे रखा है आपको कि 867 और 255। ठीक है साहब, तो चलो देखते हैं। तो 255 867, ठीक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई। ठीक है, मस्त समझाऊंगा भाई, ऐसी टेंशन नहीं है, बस तुम्हें समझना है अच्छे से। 255 का भाग 867 में देना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो चलिए देते हैं। देखो 255 तिया लगा लो, 255 तिया, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल को 1, 5 तिया 15, 15 16 का 6 हासिल को 1, 5 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितने हो गए 765। और अगर चौगने लगाते हम तो कितने हो जाते, 4 पंजे 20 की 0 हासिल को 1, 4 पंजे 20, 20 21 का 1 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ये तो ज्यादा हो जाते है ना, ये तो ज्यादा हो जाते, तो ये ही सही रहेंगे, है ना भैया। चलिए तो 255 की गुणा 3 से करेंगे, तो इसकी गुणा किससे करेंगे, 3 से। 3 से तो 255 की गुणा अगर हमने 3 से करी तो कितना आ गया 765। चलो जी माइनस करो, जो प्लस का है उसे माइनस कर दो, भाग का ये नियम कहता है। तो 7 में से 5 गए 2 बचे, 6 में से 6 गया 0 बचा, और 8 में से 7 गए तो भैया 1 बचा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, शेष फल छोटा है, भाजक बड़ा है, और आगे के लिए कोई संख्या भी नहीं है हमारे पास भाग करने के लिए, है ना। तो भाग हमारा क्लियर हो गया है। तो हम कहेंगे कि अतः शेष फल 0 नहीं है। तब क्या करते हैं, जब शेषफल 0 नहीं होता है तो क्या करते हैं, शेष फल का भाग भाजक में देते हैं। तो 102 से भाग हम किस में देंगे, 255 में। ठीक साहब, दे दो। 102 दूनी 204, माइनस करो जी इसे, जो प्लस का है उसे माइनस कर दो। 5 में से 4 गया 1, ठीक। 5 में से 0 गए 5 के 5, ठीक। चलिए जी 5 के 5, तो कितने बचे 51, और 2 में से 2 गया 0, है ना, ठीक। अब अतः अभी भी शेषफल 0 नहीं है, अतः शेषफल 0 नहीं है। तब अब फिर से हम क्या करेंगे, भाजक का जो है भाजक में भाग देंगे भाग शेषफल से। तब 51 का भाग देंगे हम 102 में, तो 51 दूनी 102, माइनस किया प्लस का तो क्या बचा 0। तो हमने देखा कि भाजक ही HCF होता है, भाजक ही HCF होता है ना, बताया ना, भाजक ही HCF होता है, HCF होता है। तो HCF कितना आ गया सर इसका, तो इसका HCF निकल के आ गया भैया 51। बात समझ में आई, HCF कितना निकल के आ गया इसका 51। चलो यहाँ मत रखो आप, आपको अजीब लगा होगा यहाँ पे रख दिया तो, है ना। आप यहाँ रख लो, यही रख लो। HCF आ गया 51, ठीक है साहब, बात समझ में आई। चलिए जी तो इस एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है ना। तो आपको सबसे पहले एक चीज देखनी होगी क्या, कि ये 6 क्या है ना। तो मान के चलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक या विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे, यहाँ पे तो मान के चलेंगे, है ना। जब हम यहाँ पे हल करेंगे तो मान के चलेंगे कि माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो माना कोई पूर्णांक ए है ना, सम विषम दोनों में है, कोई पूर्णांक ए है। अब देखिए ये हम समझ सकते हैं इसको क्या, तो मान के चलिए जब 6q, देखिए ये क्या लिख रहा है पहले समझो आप, ये लिख रहा है 6q+1। अगर आप इसे गौर से देखो तो मैंने कहा कि कोई ए क्या है, कोई माना कोई ए पूर्णांक है, तो ए बराबर अगर इसको तुम गौर से देखो तो ये क्या है, VQ+KR है ना। ए बराबर क्या है, VQ+KR। तो जो बी की जगह पे भैया 6 दे रखा है, जैसे मान के चलो बी बराबर अगर 6 है तो आर बराबर ऑटोमेटिक ही कहा होगा, आर का मान थोड़ा कम हो सकता है, बताया ना कि 0 या कम ज्यादा हो सकता है आर, लेकिन हमेशा बी से छोटा रहेगा। तो बी अगर 6 है तो आर बराबर कितना हो सकता है, आर बराबर कितना हो सकता है भैया 5। बात समझ में आई, आर बराबर कितना हो सकता है 5। तो चलिए है ना, आर बराबर 5 तक हम जा सकते हैं, है ना। तो चलेंगे हम, है ना भैया। तो चलिए आर बराबर हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 तक, है ना। तो पहले आर बराबर अगर 0 लगाएंगे, देखो हल करेंगे इसे, हल तो हम कर ही रहे हैं, फिर ध्यान दो आर बराबर अगर हम 0 रख दें, है ना, आर बराबर क्या रख दें हम, आर बराबर 0, ठीक, आर बराबर 5 तक हमें जाना है। तो पहले हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो अगर हम a बराबर 6q है ना प्लस के आर, आर यानी कि शेष पर 0 लगाएंगे तो ये a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6q, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई। तो एक ये भी है, फिर 1 से स्टार्ट होंगे तो ये आ जाएगा, 2 से स्टार्ट होंगे तो ये आएगा। तो ऐसे करके हमारे पास जो समीकरण आएंगे वो इस तरह से होंगे, a बराबर 6q+k1 समीकरण नंबर 2, a बराबर 6q+k2 समीकरण नंबर 3, a बराबर 6q+k3 समीकरण नंबर 4, a बराबर 6q+k4 समीकरण नंबर 5 और a बराबर 6q+k5 समीकरण नंबर 6, है ना। बात समझो। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि ये सब विषम पूर्णांक हो सकते हैं, है ना। तो देखिए सोचिए अगर मैं ये कहूं कि Q के स्थान पर 1 2 0, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा। अगर इसकी बेटा 0 से गुणा कर देंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 तो रखेंगे नहीं, 1 रख के देखते हैं। तो पहले इसको चेक करते हैं, है ना, सम और विषम के लिए, है ना। इन सबको चेक करेंगे तो पहले इसको चेक करेंगे कि a बराबर अगर 6q लिखा हुआ है, 6q लिखा हुआ है, तो q के स्थान पर मैंने बताया ना q बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, q बराबर इनको मान लेंगे तो इसमें हमें सम और विषम भी मिल जाएंगे। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा पहले रखेंगे, q बराबर रखेंगे पहले 1 रखने पर, q बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो q बराबर 1 रख दिया तो 1 रख गया, तो a बराबर कितना आ गया 6। तो ये क्या है हमारा सम, सम और विषम जो 2 से कटते हैं वो सम संख्या होती है, और जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या है। 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सब कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और 2 4 6 50 100 500 है ना, 1000 2000 10 20 1000 ये सब कैसी संख्या है, सम संख्या है।
तो चलिए हम बात करते हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है भैया, देखिए ये हमारा संपूर्णांक है। अगर हम इसमें q बराबर 2 रखे भी देखें तो a बराबर 6 गुणा q के स्थान पर अगर 2 रख देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये भी कैसा है समय। तो हमने ये देखा है इनको सॉल्व करते करते हुए कि ये सम हो गया है ना। तो पहले सम में लिखेंगे सम में और विषम में। तो देखिए बात समझिए बेटा, सम कौन कौन से होंगे, 6q, ठीक, 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर q के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो 6 1 6, 6 और 2 8 है ना। 6 के स्थान पर अगर हम 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 और 2 14। 6 के स्थान पर अगर हम r बराबर 3 रख देंगे है ना, r की वैल्यू सॉरी q की वैल्यू पुट करते जाएंगे, q की जगह पे हम 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे है ना। तो अगर हम मान के चलिए आप 5 रख दें q की जगह, तो 5 6 30 और 2 32। तो ये कैसी है, सम संख्या है। तो और क्या होगा सम में, 6q प्लस के 4, ये भी होगा। देखिए 6 के स्थान पर q के स्थान पर 1 रखेंगे तो 6 1 6, 6 और 4 10। 6 के स्थान पर अगर q के स्थान पर हम 3 रख दें तो 6 3 18, 18 4 22, 5 तक रखेंगे केवल है ना, ज्यादा नहीं जाएंगे, बताया ना मैंने पहले बता दिया। अगर b बराबर 6 है तो r बराबर 5 हो सकता है केवल, तो ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर q की जगह पे अगर तुम 5 रखो तो 5 5 30, 30 और 4 34, ये सब सम है। और विषम कौन सी है भैया, इसी तरह से q बराबर 1 2 3 4 5 इन सब में रख के देख लेना है, तो आपको सम विषम भी मिल जाएगा है ना। और विषम में कौन सा है हमारा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस के 5। अब देखो इनमें आप रख के देख लीजिए, q के स्थान पर आप 1 रखेंगे तो 6 1 6, 6 में 1 प्लस किया 7 हो गया। q के स्थान पर आप 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हो गया। अगर q के स्थान पर आप 5 रखे देखोगे इसमें, 5 6 30 और 1 31, सभी में विषम हो रहा है। इसमें देखो q के स्थान पर अगर 3 रख दो तो 6 3 18 और 3 21। q के स्थान पर अगर 2 रख दो, 6 दूनी 12 और 3 15। q के स्थान पर 1 रख दो तो 6 1 6, 6 और 3 9, ये सब विषम है और ये सब सम है। हमें यही सिद्ध करना था कि हाँ जी हाँ, ये कैसा पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है ना। धन का है ना, धन का ही तो आ रहा है। देखो धन का आ रहा है, अगर यहाँ पे मान के चलो 5 रख लो q की जगह, तो 5 6 30 और 5 35 प्लस के तो है ना। धन विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि प्लस में तो है लेकिन कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है ना। तो जी हाँ, हाँ है जी, समझ में आई बात। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, यही हमें सिद्ध करना होता है। हाँ जी, रूप का है या हाँ, कुछ भी समझ लो है ना। चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आर्मी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी उसे ज्ञात कीजिए, है ना। और किससे, यूडीएल थ्योरम से, यूक्लिड डिवीजन लीमा, है ना, लिम्मा, यूक्लिड डिवीजन लिम्मा से, है ना। तो चलिए करते हैं। तो बड़ा ही है छोटा ही है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो दे दो भैया, 32 का भाग देंगे हम 616 में। ठीक है साहब, करो जी। देखो 32 में 61 का भाग दोगे आप, है ना। ऐसा तो नहीं है पूरे में दोगे, 61 ही बड़ा है अभी तो 32 दूनी कितने होते हैं 64, तो 32 एकल 32, जो प्लस है वो माइनस करो तो 11 में से दोगे, देखो यहाँ से कैरी ले लिया, 11 11 में से दोगे तो क्या बचे 9। यहाँ पे करेंगे 5 5 में थे 3 गए तो कितने बचे 2, फिर कितना उतार लिया हमने 6। चलिए कीजिए 32, देखिए 32 निम्मा, ठीक है।
9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 288। ठीक है जी, निम्मा 288। चलो जी माइनस करो, यहाँ से आधा लो, यहाँ पे तो कितने हो गए 16, 16 में थे 8 के तो कितने बचे 8, यहाँ के बचे 8, 8 में थे 8 की 0 और 2 में 2 गई 0, कितना बचा 8। अतः हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं है। तब हम पता है क्या करते हैं, हम जब शेषफल का तब क्या करते हैं, शेषफल का भाग भाजक में देते हैं। तो चलिए 8 का भाग 32 में देंगे और 8 चौक 32 और 32 में 32 गए 0। अब शेषफल हमको क्या हुआ 0 प्राप्त हुआ है ना, तो भाग क्या हो गया यहीं पे खत्म। तो हमें क्या पता है कि भाजक ही HCF होता है, भाजक ही HCF होता है ना, आपको बता चुका हूं मैं। तो भाजक ही HCF होता है, तो इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया भैया 8। ठीक है, तो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी थी हमें स्तंभों की, तो आप ये कह सकते हो कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है 8 है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यूक्लिड विभाजन, चौथा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन तुल्यता का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हाँ जी, अब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे। देखिए पहली चीज 3m बराबर मान लेंगे हम 3q। ठीक है, माना हमने क्या कर लिया, मान लिया कि 3m बराबर हमने क्या मान लिया 3q। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर इसको गौर से देखें तो माना, देखो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब ये क्या लिख रहा है, a बराबर लिख रहा है 3m, है ना, a बराबर क्या लिख रहा है 3m। तो a बराबर क्या है 3m, तो 3m को हमने क्या माना है 3q, तो हम लिख सकते हैं ऐसे a बराबर 3q, a बराबर 3q। ठीक है ना, ध्यान रखना मान लिया है वो, इसलिए a बराबर 3q बोल सकते हैं हम इसे, है ना। अब ध्यान दो इधर, जब b के लिए b बराबर 3 है तो r बराबर 2 हो सकता है। ठीक है भाई, लेकिन हम क्या करेंगे एक के लिए देखेंगे 3m प्लस 1 के लिए। चलो देखते हैं, अब a बराबर हो गया 3q, तो दोनों पक्षों का ये कह रहा है कि वर्ग क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। किसी भी चीज का क्या होता है वर्ग क्या होता है, वर्ग में हम क्या देखते हैं, वर्ग जो होता है वो भैया किसी चीज का क्षेत्रफल होता है ना। तो ध्यान देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए कर दीजिए a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, बताया ना। a का मतलब क्या है, a 2 बार है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी 2 बार है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या है क्षेत्रफल है किसी चीज का। इधर ध्यान दीजिए अब, तो a स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा 2 बार बताया ना, 3 3 9 है ना, 3 3 9 और q स्क्वायर, तो कितना हो गया 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हम क्या कह सकते हैं कि 3 गुणे में 3q स्क्वायर, है ना। तो 3q स्क्वायर इधर देख लो, 3q स्क्वायर बराबर मान लिया हमने m, 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लिया बच्चों m। तो कितना हो गया ये a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m। तो यही तो हमसे पूछा गया कि भैया बताइए कि किसी धनात्मक कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब ये देखिए धनात्मक पूर्णांक था इसका वर्ग 3m के रूप का होता है ना, 3m के रूप का होता है। ठीक है, आगे निकालेंगे अभी हम, और तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब देखिए दूसरी कंडीशन में हमसे ये पूछा गया था कि 3m प्लस 1
है ना। तो हमने ए बराबर क्या लिखा 3q, क्योंकि हमने m को क्या मान लिया है 3m को क्या मान लिया है 3q, m की जगह पे क्या रख लिया है q। तो a बराबर 3q प्लस के 1, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है a, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक। तो कर लो भैया, ए स्क्वायर इसका भी वर्ग हो गया, और ये हो गया 3q प्लस के 1 का स्क्वायर, ठीक। तब देखिए मैंने आपको शुरू में ही फॉर्मूला दिया था ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तब देखिए ए स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 3q स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 3q गुणा में 1, ठीक। तो आगे इधर सोल्व करेंगे हम इसको, ठीक है, इधर से मिटा दे रहा हूं उसे, इधर सोल्व करेंगे हम उसे, है ना। तो देखिए ये रह गया ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2 3 6 और 6 1 6, तो 2 3 6q और 6 1 6q प्लस के कितना हो गया 1 और प्लस के 6q, ठीक। इसके फैक्टर करो आप, एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3q स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 गुणा 3q, या 3 गुणा 2q, है ना, 3 गुणा 2q ऐसे लिख सकते हो इसे, 2 3 6q। तब देखिए ए स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस के 1, है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 कॉमन ले ले तो प्लस के 2q, इसको सीधा रख लो। तो ए स्क्वायर बराबर, इसको सीधा रख लो, जिसकी पावर ज्यादा उसे आगे 3q स्क्वायर और प्लस के 2q और प्लस का 1 कर दो बाहर। तब देखिए 3q स्क्वायर प्लस के 2q, है ना, इधर ध्यान दो 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर मान लो m, ठीक है भैया, इसके बराबर क्या मान लिया हमने m, है ना। तो ये पूरा m हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 और ये पूरा हो गया m और प्लस के 1, यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। कि किसी भी यूक्लिड विभाजन से हमने देखा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि इसका ये जो पूर्णांक का जो वर्ग है, या धनात्मक पूर्णांक a, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उसका जो वर्ग है, वर्ग लंबाई गुणा चौड़ाई, वो क्या है 3m प्लस 1 के बराबर है। चलिए भैया देखिए आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो पहली बात तो घन, जहां बात घन की हो तो घन क्या होता है किसी भी चीज का आयतन, है ना, किसी का भी आयतन हो सकता है ना, आयतन, घन क्या होता है किसी का आयतन। तो बात समझिए बेटा, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन घन कितना होता है किसी की पावर 3 होना, है ना, बताया ना। आयतन आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तब आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो एल यानी कि लंबाई को मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से, और लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो तीनों को m गुणा m, तीनों को m से नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा m की पावर q। बताया ना, किसी की घात अगर 5 लिखी हुई है, मान के चलो किसी की घात 3 लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है 3 बार है ना, कितने बार है 3 बार। अगर किसी की घात 4 5 लिखी हुई है तो ये कितने बार है भैया 5 बार है, कितने बार है गुणा में 5 बार। जिस नंबर की जितनी घात होती है वो उतना ही उसके कितने क्या होता है गुणा में होता है, उतनी बारी, किसी भी नंबर की घात जितनी भी है
वो नंबर अपने ही नंबर के उतनी ही बार किसमें होता है भैया, गुणा में होता है। ठीक, कोई भी नंबर जितनी बार जिसके गुणा में होता है उतनी बार उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि किसी भी नंबर की घात जितनी होती है उतनी बार उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बात समझिए। तो देखिए यहाँ पे हम 9m बराबर मान लेंगे 3q। 9m को हमने क्या मान लिया, 3q। तब जब हल करेंगे तो 9m बराबर 3q मान लिया है हमने, और हम कहते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है भैया, a है ना। कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। तो चलिए करते हैं। तो इसका घन करना है, तो अगर गौर से देखा जाए तो इसमें देखिए ये लिख रहा है कि a बराबर क्या लिख रहा है, 9m। तो 9m की जगह हमने मान लिया 3q, तो a बराबर क्या हो गया, 3q। ठीक है, तो इसका दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर चलिए कर दीजिए दोनों पक्षों का घन। ठीक है, नीचे करेंगे तो a की पावर 3 और 3q की पावर भी 3। तो देखिए a की पावर 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 q की पावर 3। तो a की पावर 3 बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 तिया 27 q की पावर 3। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, 3q की पावर 3 बराबर मान लेंगे हम m। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर 3 बराबर 9m, जो हमको सिद्ध करना था। बात समझ में आई है ना। हमें बताया किसी का घन 9m हो सकता है, तो हाँ किसी पूर्णांक का घन 9m हो सकता है। अगली कंडीशन में इधर आइए, अब 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमने 9m की जगह 3q मान रखा है। तो दूसरी कंडीशन में इधर देखिए माना, ठीक है, a बराबर 3m, 9m को मैंने क्या माना है, 3q। तो a बराबर 3q प्लस के 1। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन। दोनों पक्षों का घन करने पर, है ना, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 की पावर 3, है ना। ठीक, इतना समझ में आया। तो अब देखिए a की पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 की पावर 3। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला। तो क्या होता है, a की पावर 3, तो a की पावर 3, तो a की पावर 3 3q की पावर 3 प्लस v की पावर 3, यानी कि 1 की पावर 3 प्लस के 3a भी बोला था, तो 3 गुणा 3q गुणा में 1, और इसके भी गुणा में क्या होता है, a प्लस बी, यानी कि 3q प्लस के 1। इतनी चीज समझ में आई। आगे देखो, a की पावर 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 27 q की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 q की, तो 1 ही आ गई, प्लस 3 तिया 9, 9 एकन 9q और 3q प्लस के 1। ठीक है भाई, 3q प्लस के 1। तब देखिए 27 q की पावर 3, ये a की पावर 3 आगे चल रही है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन चल रहा है आगे, a की पावर 3 प्लस 1 का 1 प्लस 9 9 तिया 27 q स्क्वायर और 9 एकन 9q। इतनी चीज क्लियर। तो इधर आइए, ठीक, ठीक, इतनी चीज क्लियर। अब इधर आइए, ए क्या है हमारा, कोई पूर्णांक बताया पहले, कोई धनात्मक पूर्णांक हमारा ए चल रहा है आगे, है ना। अब देखिए इधर आइए, कोई धनात्मक पूर्णांक a की पावर 3 बराबर कितना हो गया, 27 q की पावर 3, 27 q की पावर 3 प्लस जिनकी पावर 3 से कम हो वो एक सीरियल लाइन से, तो 27 q स्क्वायर प्लस के 9q और प्लस के 1। ठीक है साहब, आगे देखिए, तो a की पावर 3 बराबर, इनको हम तोड़ेंगे तो 9 तिया 27
क्यू की पावर 3 प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर नौतिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 9 क्यू प्लस के 1। अब देखिए ए की पावर 3 बराबर 9, अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 9 कॉमन ले लिया तो 3 क्यू स्क्वायर, ये क्यू हो गया सॉरी, 3 क्यू की पावर 3 अंदर से बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस के यहां से बचा केवल क्यू और बाहर रह गया प्लस के 1। ठीक है, मान के चलो इतने के बराबर हम m मान लें, है ना। जैसे 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू बराबर मान लिया हमने m। तो ये क्या बचा, a की पावर 3 बराबर 9m प्लस 1। तो हमसे यही तो पूछा गया था, है ना, कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें ये बताना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जो हमने सिद्ध कर दिया है कि हाँ जी, किसी भी पूर्णांक का घन, किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है। आपके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है भैया, शुक्रिया।